नमस्कार। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। शूरवीर चले गए जांबाज जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हमारे बीच नहीं है। साथ जीने मरने का वादा था दोनों का और अब ये वादा हमेशा के लिए अमर हो गया, क्योंकि साथ साथ जिंदगी की उड़ान भरते भरते दोनों इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। मधुलिका रावत हमेशा साए की तरह जनरल रावत के साथ रही। पूरा देश इन शूरवीरों को नमन कर रहा है, इनके लिए गमगीन है और ऐसे में इनकी यादें हमेशा अमर रहेंगी। दिल्ली में शूरवीरों को सलामी की तैयारी है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जनरल बिपिन रावत समेत सभी 13 दिवंगतों के पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है। जनरल रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली आ रहा है। सुलूर से उड़ान भर ली गई है। शाम 7:30 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेगा वो विशेष विमान C-130J हर्क्यूलिस, जिससे सभी 13 पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए रात 9 बजे बताया जा रहा है पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री NSA अजीत डोभाल भी श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी वहां मौजूद होंगे। तीनों सेनाओं के सेनापति CDS जनरल बिपिन रावत, उन्हीं का पार्थिव शरीर है जो दिल्ली पहुंचेगा। शाम 7:30 बजे का वक्त है और इस वक्त पालम एयरपोर्ट से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज। उन्हीं के पास आपको सबसे पहले लिए चलते हैं और जानते हैं कि 7:30 बजे ये कहा जा रहा है कि टचडाउन करेगा C-130J हर्क्यूलिस, जिसमें 13 पार्थिव शरीर सुलूर से दिल्ली लाए जा रहे हैं। किस तरीके की तैयारी है पालम एयरपोर्ट पर? बिल्कुल आपने ठीक कहा रुमाना। 7:30 बजे तक ये माना जा रहा है कि सभी पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच जाएंगे पालम एयरफोर्स स्टेशन में, और यहाँ पर 7:45 के आसपास जो है जो श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम होगा वो शुरू हो जाएगा। यानी कि रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री वो सभी जो यहाँ पर पहुँचेंगे, डिग्निटरीज पहुँचेंगे, वो सब श्रद्धांजलि देना शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि अब से कुछ यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन के बाहर अभी हम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन अब जो है अंदर जाने के लिए जो मीडिया कर्मी जो कवरेज के लिए जाएंगे उनको अंदर जाने की परमिशन शुरू हो गई है और उनको देने के लिए अब अंदर जा सकते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि हम लोग जल्दी यहाँ से अब अंदर चले जाएं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल नीरज, मुझे लगता है कि दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाने के लिए और पूरी डिटेल्ड कवरेज के लिए आपका अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वक्त हो गया है। तो आप प्लीज़ कैरी ऑन, आप निकल जाइए और हम रुक करते हैं अब अपने बाकी सहयोगियों का। सबसे पहले अंकित गुप्ता के पास आपको लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता से जानते हैं कि वो इस वक्त जिस RR अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि पार्थिव शरीर ये कयास लगाया जा रहा है कि पालम एयरपोर्ट के बाद रात में यहीं RR अस्पताल में ही रखे जाएंगे, उसके लिए क्या तैयारी अंकित? रोमाना, बिल्कुल अब तक की जानकारी यही निकल के सामने आ रही है कि जनरल बिपिन रावत, लेकिन रोमाना हमको क्योंकि हमने जो प्रोग्राम की स्टार्टिंग की है उसमें मधुलिका रावत का भी जिक्र किया है, तो यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए कि जनरल बिपिन रावत का अकेला पार्थिव शरीर नहीं आ रहा, उनके साथ में उनकी जीवन संगनी जिन्होंने वो वादा किया था वो भी, उनका पार्थिव शरीर भी यहाँ पर पहुँच रहा है। तो जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत, उन दोनों का ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा। और ऐसी जानकारी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि मुमकिन है कि एयरपोर्ट पे वहां पर श्रद्धांजलि देने के बाद में जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर पहुंचे इसी RR अस्पताल में, और रात भर ये दिल्ली में ये कह सकते हैं उनकी आखिरी रात होगी, क्योंकि उसके बाद में कल की जो सुबह होगी, कल का जो दिन होगा वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो चर्चा यही है कि एयरपोर्ट से जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ से सुबह उनके जो आधिकारिक सरकारी निवास है वहाँ पर जाएगा। वहाँ 2-3 घंटे अंतिम दर्शन के बाद में होगा अंतिम संस्कार, यानी कि पंचतत्व में विलीन होंगे। तो जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की दिल्ली की जमीन पर हम कह सकते हैं ये आखिरी रात। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ, में लौटूंगी आपके पास। इस बीच आप देख सकते हैं हमारे साथ संजय त्रिपाठी, मेरे सहयोगी, लखनऊ से इस वक्त मौजूद हैं और लखनऊ के लोग उस गम को महसूस कर रहे हैं, उस गम को आवाज दे रहे हैं जो गम इस वक्त हर देशवासी के दिल में है, जुबान पर है। जरा संजय अपने आसपास मौजूद लोगों से बात कीजिए। बिल्कुल रोमाना, जनरल बिपिन रावत और 13 जो लोग हैं उनकी मौत पर पूरा देश गमगीन है। लखनऊ के लोग भी बहुत दुखी हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सेना से भी जुड़े रहे हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। पहले मुझे नाम बता दें अपना। मैं इंजीनियर अजय कुमार, पूर्व नौसेना अधिकारी, इंडियन नेवी से हूँ
और आज हम लोग स्तब्ध हैं कि इस तरह के दुर्घटना हुई और 13 लोग शहीद हो गए और हमारे पहले CDS, हमारे देश के पहले CDS, उनकी भी उसमें मृत्यु हो गई और वो शहीद हो गए। ये जो हादसा हुआ है, आप टेक्निकल एक्सपर्ट भी रहे हैं, क्या लगता है इस तरह से जो ये घटना हुई है उसके पीछे के कारण हो सकते हैं? देखिए, मैं नेवल एविएशन में रहा हूँ और इंजीनियर रहा हूँ, तो इसमें जो हेलीकॉप्टर है बहुत सेफ हेलीकॉप्टर था, ट्विन इंजन था जिसमें 2 इंजन होते हैं। तो जब भी हम लोग VIP मूवमेंट के लिए कोई भी हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं तो 2 इंजन वाला करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई इंजन हमारा ख़राब हो जाए तो दूसरे इंजन से हम इमरजेंसी लैंडिंग कर पाएँ। ये ट्विन इंजन था, बहुत सेफ था हेलीकॉप्टर, लेकिन जो जहाँ तक हम बात करते हैं टेक्निकल स्नैग या टेक्निकल प्रॉब्लम होने की, तो 99% तो नहीं लगता कि इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई होगी। तो कोई भी हमारा एक्सीडेंट होता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो ह्यूमन एरर होता है या टेक्निकल एरर होता है। तो जहाँ तक VIP मूवमेंट की बात थी तो वहाँ पे स्टैंड बाई अलग हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इसमें सेफ्टी मेजर्स और लिए जाते हैं, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं सेफ्टी के लिए। और जहाँ तक जांच परख की बात है, फ्लाइंग से पहले सब कुछ होता है, तो टेक्निकल एरर के बहुत कम चांसेस थे। कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है, जैसे मैं नौसेना में थे तो हमारे यहाँ मद्रास में एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे हाई टेंशन वायर से चेतक एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर टकरा के और एक्सीडेंट हो गया था। दिन का समय था, सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन कभी कभी ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक भी हो जाता है, ऐसा इनका कहना है। सेना के और लोग भी हैं, आपका नाम क्या है? मैं अरुणेश तिवारी, पूर्व सैनिक हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह से जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देंगे? सबसे पहले मैं राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच और अन्य तमाम पूर्व सैनिक संस्थाओं की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जैसा कि जनरल बिपिन रावत साहब का नाम देश ही नहीं बल्कि विदेश और ख़ास तौर से हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो दुश्मन मुल्क हैं, उनकी पीढ़ियां याद करेंगी, उनके किए कामों को याद किया जाएगा। जैसे कि तमाम काम हैं, पहला काम सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उसके बाद मॉडर्नाइजेशन में राफेल जैसे विमानों को लाना, और भी तमाम ऐसे काम हैं जिनको दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए जाने जाते थे। किस तरह से याद करेंगे, किस तरह श्रद्धांजलि देंगे? जी, जैसे ही ये कल खबर आई है तब से पूरा देश गमगीन है, मन बहुत व्यथित है, विचलित है। अब उनकी उपलब्धियां, आतंकवाद पर उनकी रणनीति बनाने की जो पकड़ थी और उनकी कौशलता जो थी युद्ध स्तर पर, उससे पूरा देश याद कर रहा है, और जिसके लिए CDS विपिन रावत जी उच्चतम शिखर तक पहुंचे थे। मैं तो बहुत कुछ ना बोल करके उन्हें अपने शब्दों में, कविताओं से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी। अमर शहीदों से मौलिक है, अमर शहीदों से मौलिक है, अपना हिंदुस्तान रहेगा, अमर सदा बलिदान रहेगा, अमर सदा बलिदान। युग युग तक यह देश कहेगा, युग युग तक यह देश कहेगा, जय हो अमर जवान रहेगा, अमर सदा बलिदान रहेगा, अमर सदा बलिदान रहेगा, अमर सदा बलिदान। सियाचिन की खून जमा देने वाली हो सर्दी, जैसलमेर की अंगारों सी हाहाकारी गर्मी रहेगा, अमर सदा बलिदान रहेगा, अमर सदा बलिदान। तो मैं इन कविताओं के साथ ही मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है CDS विपिन रावत जी को, और उनकी उपलब्धियों के बारे में क्या ही कहा जाए, उनके अवार्ड्स के बारे में क्या ही कहा जाए। अन्य लोग भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास यादव है। मेरा भाई 9 पैरा SF अभी इस समय बेंगलोर में पोस्टिंग है। जैसा कि जनरल विपिन सिंह रावत, एक इनके पास अहम भूमिका थी, एक काम करने का तरीका और नज़रिया अलग ही था। जैसे पड़ोसी मुल्क है, जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान, उनके नाम से काम करने के तरीके से थर थर कांपते थे। 10 बार सोचने से पहले जैसे सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने किया, इनके पास अहम जिम्मेदारी थी, जिन्होंने अपने पूरी
पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से कार्य को अच्छा किया और जनरल विपिन सिंह रावत एक अच्छे महान व्यक्ति थे। उनको मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आगे भी ऐसा मानना है कि जनरल विपिन सिंह रावत के जैसा कोई जनरल अभी तक हमारे इंडिया में अनमोल थे, देश के लिए अनमोल थे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सतीश अग्रवाल। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरे पास तो अब शब्द ही नहीं बचे, इतना आहत हूँ। देश ने एक डायमंड खो दिया और प्रभु ने जितने मनुष्य को जन्म दिया है उसमें सभी को अलग अलग दिमाग दिया, अलग अलग सोचने की शक्ति दी। इस तरह के विरले प्रभु लोग बहुत कम ही देश और प्रदेश के लिए जाने जाते हैं। ये रोमाना लखनऊ के लोग हैं, सबके मन में तकलीफ है, व्यथा है, जाहिर भी कर रहे हैं अपने शब्दों से, अपनी कविताओं से, और याद कर रहे हैं आज उस नगीने को जो अब हमारे देश में, हमारे बीच में नहीं रहा। बिल्कुल संजय, देश गमगीन है, नम आंखों से जनरल बहादुर को याद कर रहा है। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और अजय, आप मुझे ये बताइए कि आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या इस क्रैश को लेकर लोगों के मन में ये सवाल है बड़ा कि क्या ये हादसा या फिर ये किसी तरीके की साजिश? निश्चित ही यही सवाल है और इसी को लेकर हर तरफ चर्चा है। लेकिन इन सबसे बीच में जो भाव है, जो शौर्यता का भाव है, सीधे जनरल बिपिन रावत को याद करते हुए लोगों के हाथ में तिरंगे, कैंडल, श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग निकले हैं। आप बताइए मुझे कि क्या मनोभाव है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्या मनोभाव है, क्या चल रहा है मन में लोगों के, क्या आप लोग बात कर रहे हैं? सर, प्रथम दृष्टया मैं जनरल रावत, उनकी धर्मपत्नी और 11 अन्य भारत देश के सिपाहियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके पश्चात मेरी ये कामना है कि जो एकमात्र व्यक्ति उसमें वरुण सिंह जी ग्रुप कैप्टन सर्वाइवर हैं, वो अच्छे हों, वो स्वस्थ हों। हम सभी भारत देशवासियों की यही प्रार्थना है। कैसे याद कर रहा है जनरल रावत को, कैसे देश याद कर रहा है, आप लोग कैसे याद? सर, जनरल रावत हमारे देश के 5 स्टार कैटेगरी के पहले सेना के अधिकारी थे। वो भारत के पहले सीडीएस हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे फैसले भारत देश ने लिए। भारत की आर्मी ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और हम लोग जनरल रावत के कामों को, हमारे देश की जनता, हमारे देश की सेना आगे बढ़ाती रहेगी। जनरल रावत हमारी स्मृतियों में सदा अमर रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। आप बताइए, आप तो सेना से जुड़े रहे, आपने सेना के लिए काम किया, ये जो घटनाक्रम हुआ है, एक सिपाही अपने मन में इसे कैसे दिख रहा है जो घटनाक्रम पूरा घटा है? मैं आरसी त्रिपाठी, भूतपूर्व नौसैनिक, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी। जब से साहब हमने ये बात सुनी कि हमारे सीडीएस साहब नहीं रहे, दिल को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा दुख हुआ है। हमारे जनरल साहब बहुत ही अच्छे दिल के थे, उन्होंने देश के लिए साथ साथ हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया। बहुत कुछ किया, शौर्यता की उनकी चर्चा हो रही है पूरे घटनाक्रम की। आप इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं, क्या मन में चल रहा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं? हमारे देश की आन बान शान श्री विपिन रावत जी, जो उनके दिए गए योगदानों के देश कभी नहीं भुला सकता। उनके किए गए कर्तव्यों को ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्तित्व के लोग भारत में कमी पैदा होते हैं। पैदा हुए हम हाथ में यहाँ पर कैंडल है, मन में श्रद्धांजलि का भाव है, चर्चाएं क्या है, जो पूरा ये घटना घटी है, क्या विचार है आप लोग का, जिस तरह से ये घटा है, मन में कैसे देख रहे हैं आप लोग? सर, बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। हम लोग को कल रात में जैसे ही कल शाम को ये न्यूज़ मिली, हम लोग बहुत ही ज़्यादा शोक में आ गए थे। तो इस समय मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश हैं जो ये सुन रहे हैं, वो अपना ये मत सोचें कि भारत ने कभी इससे पहले कभी ऐसी क्षति नहीं देखी है। भारत ने बहुत ही सारे दुख झेले हैं, लेकिन भारत को उभरना आता है, ठीक है। तो हम लोग ने कभी भी झुकना नहीं सीखा है। जनरल बिपिन रावत ने भी हम लोगों को जो सिखाया है वो यही सिखाया है देश को अपने कर्तव्यों के थ्रू, कि हम लोग कभी भी झुक नहीं सकते हैं। भारत हमेशा खड़ा रहेगा। बिल्कुल भी कोई भी देश ये ना सोचे कि हम लोग कमजोर हैं। जय जी, कमजोर है ये भाव मन में नहीं है। आप बताइए, हाथ में कैंडल है, बुझने को आई, जो भाव है। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर, उसके बाद आपको फिर से लिए चलेंगे हम अजय दुबे के पास। बड़ी खबर ये कि शाम 7:40 पर वो सेना का विमान C-130J हर्कुलिस जो 13 पार्थिव शरीर लेकर सुलूर से उड़ान भरा था, वो ठीक 7:40 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है 7 से 7:30 बजे के बीच किसी वक्त ये विमान दिल्ली में टच डाउन करे, लेकिन अब इसका एग्जैक्ट वक्त सामने आ गया है। 7:40 पर यह हर्कुलिस विमान जो पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और फिर श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे, रक्षा मंत्री होंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो रात 9 बजे पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर
7:40 पर ये प्लेन लैंड करेगा और फिर 8:30 बजे से जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है पालम एयरपोर्ट पर, वो शुरू किया जाएगा। जाहिर सी बात है, वक्त लगेगा जो पार्थिव शरीर हैं उनको विमान से बाहर लाने में और फिर उस जगह पर रखने पर जहां पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और श्रद्धांजलि दी जाएगी। तमाम वीवीआईपीज पालम एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। ठीक 8:30 बजे ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि का जो शुरू होगा। तो ये बड़ी कवरेज जिसमें हम चर्चा यही कर रहे हैं कि जनरल कभी जाते नहीं हैं। दो खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कर्नल दानवीर साहब मौजूद हैं और मेजर जनरल के सिन्हा भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। सिन्हा साहब, पहले तो मैं आपके पास आना चाहती हूं और आपसे मैं उस सवाल का जवाब जानना चाहती हूं सर, जिसके लिए इंक्वायरी कमेटी तो बना दी गई है और इंतजार कहा जा रहा है कि कुछ महीनों का करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सवाल बड़ा है, देशवासियों के मन में है कि आखिरकार ये क्रैश हादसा या साजिश। फिलहाल इन हालात में आप देशवासियों को क्या सलाह देंगे? रोमाना, सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि और उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनको श्रद्धांजलि। जो आपका सवाल है रोमाना, कि एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सारे के जहन में आ रहा है कि यह हादसा हुआ क्या, उसके क्या रीजंस थे, क्योंकि सारे पैरामीटर्स जो भी ये है जमीन के ऊपर में, वो चीज़ें ऐसा नहीं बताती कि ये इस तरह के हादसे होने चाहिए। चाहे वो मशीन हो, एयरक्राफ्ट हो, पायलट का हो, वेदर कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं दिखता कि इतना बड़ा हादसा हो। और ये कोई ऐसा नहीं कि रिमोट एरिया में है, ये रेगुलरली यूज्ड हेलीपैड है, जो कि और ऐसा डिफिकल्ट भी नहीं है। नीलगिरीज हाइट कोई ऐसी हाइट नहीं है जो कि ये हिल्स हैं, तो इसमें फ्लाइंग की इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। या वेदर कंडीशंस बता रहे हैं कि 2-2 मिनट में चेंज होता है। मैं 4 साल रहा हूँ, डायरेक्ट स्टाफ रहा हूँ वेलिंगटन में, ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं। तो ये ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, उसमें सारे पैरामीटर्स होते हैं। ब्लैक बॉक्स के अंदर में जो कॉकपिट के अंदर में वॉइस रिकॉर्डिंग जो बातचीत होती है, वो सारी चीज़ें अंकित होती हैं, नोटेड होता है। देखिए, ये 20 मिनट के 11:45 में टेक ऑफ किया है और 2:15 में उसको 2:15 सूल अराइवल था। तो टोटल समय देखें तो तकरीबन 1 घंटा 15-17 मिनट की थी। और 2000 में 12:15 पर 12:15 पर सर, ये तो मुश्किल से 30 मिनट की जी, बहुत छोटी फ्लाइट थी। 12 बजकर, जी हाँ, तो 1 घंटा 15 मिनट आप देख लीजिए। नहीं 1 घंटा, सॉरी, ये तो बहुत ही कम हो गया ना, वो 20 मिनट की फ्लाइट। तो ये इसके अंदर में 12:08 में उसका वो जो कांटेक्ट था, एटीसी से संपर्क टूटा। जी हाँ, और ये रक्षा मंत्री का बयान है, ये कोई हमारी नहीं है, सदन के पटल में रखा गया है। तो ये देखिए कि उसके बाद ब्लैक बॉक्स के अंदर में ये मिल जाएगा कि क्रैश कब हुआ है। ब्लैक बॉक्स में 88 पैरामीटर्स होते हैं, हवा का स्पीड, डेंसिटी, रफ्तार या और कोई चीज प्रॉब्लम। तो हम थोड़ा वेट करें, थोड़ा सब्र करें, साइंटिफिक तरीके से। लेकिन मेजर जनरल के सिन्हा, आपने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, उसके बाद तो मुझे कर्नल दानवीर के पास आना पड़ेगा, क्योंकि कर्नल दानवीर जितने पॉइंट्स मेजर जनरल के सिन्हा ने बताए, तो उससे तो वो जो साजिश वाले एंगल की गुंजाइश है वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आती है। क्योंकि सिन्हा साहब खुद ये कह रहे हैं कि साहब, इस तरीके के हालात में तो उड़ान भरने के लिए ही अभ्यस्त किए जाते हैं ट्रेन्ड पायलट्स, और एक ऐसी मशीन MI-17 V5 जो तकनीक के लिहाज से बेजोड़ मानी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। एज़ फार एज MI-17 V5 है, ये बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में, और कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन का ये एयरक्राफ्ट है जिसके पायलट बहुत ही टॉप क्लास पायलट्स होते हैं। इनका मेंटेनेंस, इनका रख रखाव भी टॉप क्लास होता है। ये VVIP फ़्लाइट्स के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इन हेलीकॉप्टर्स का, इनके और अदर एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और CDS जैसे इम्पॉर्टेंट नुमाइंदों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इनका इस्तेमाल होता है। तो ये तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इनके मेंटेनेंस में कोई कमी थी या और कोई इस तरीके की खामी होगी। तो लेकिन अब सवाल, जैसा कि आप भी कह रही हैं कि ये और सभी उठा रहे हैं, कि ऐसा क्या कारण है कि ये
दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो देखिए अभी क्योंकि कोर्ट इंक्वायरी चल रही है, कोई भी एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते आप। सैबोटाज भी हो सकता है और पायलट एरर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ना हमारे पास कोई उस तरीके का इनपुट है, हम जिस तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं या जो लोगों से बात सुन रहे हैं उसके ऊपर एक एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं और इसीलिए वो तमाम सवाल जो इस वक्त आम लोगों के मन में है, जो इस वक्त हमारे दर्शकों के मन में है, वो सवाल आखिरकार क्यों हैं, उनके पीछे की वजह क्या है, सिर्फ वो आधार हैं जो आप लोगों के जरिए मैं समझने की कोशिश कर रही हूं और दर्शकों तक ये कुछ सेंस बने, इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जानकारी ये मिल रही है कि अब तक सिर्फ 3 शव की ही पहचान हो पाई है, जिनमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर एलिस लीडर के शव शामिल हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए 13 शव जो दिल्ली लाए जा रहे हैं, लेकिन पहचान सिर्फ 3 शवों की ही अब तक हो पाई है। बाकी लोगों के शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। सीधे रुक करते हैं हम। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। तो मतलब नीरज, बाकी शवों को परिवार को सौंपने में अभी वक्त लग सकता है? बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिर्फ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर एलिस लीडर, इन तीनों के शवों की पहचान हुई है। बाकी शवों के जो कि काफी ज्यादा शव जो थे वो इस घटना में जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे, इस वजह से उनकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल है और इसके लिए उनके जो परिवार वालों से आइडेंटिफिकेशन करा के और साथ ही साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन यानी कि डीएनए टेस्ट कराने के बाद ही जो पार्थिव शरीर है वो परिवार को सौंपे जाएंगे, ये जानकारी मिली है। और ये साफ है कि सभी 13 के 13 पार्थिव शरीर जो हैं वो दिल्ली लाए जा रहे हैं। नीरज राजपूत, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 13 के 13 शव जो हैं वो दिल्ली आ रहे हैं और ये तीनों शव जो होंगे सीडीएस के और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और लीडर ब्रिगेडियर लीडर, इनके शव जो होंगे वो जो कल अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होगी वो हो जाएगी और बाकी की जेली जो होगी वो आरआर हॉस्पिटल में रखे जाएंगे। वो पहचान होने के बाद साइंटिफिक जो जानकारी मिली, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यानी डीएनए टेस्ट या बाकी और कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद ही सौंपे जाएंगे परिवार को। बहुत शुक्रिया नीरज राजपूत। तो कुल मिलाकर इस खबर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा। जिंदगी तो गई ही, जान तो गई ही, लेकिन साथ ही साथ पहचान भी पूरी तरीके से मिट गई, क्योंकि जब ये हादसा हुआ उसके बाद आग लगी और झुलस गए बुरी तरीके से। यही वजह है कि पहचान हो नहीं पा रही है। सिर्फ 3 शवों की पहचान हो पाई है, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मिसेस मधुलिका रावत और साथ ही ब्रिगेडियर लीडर, इन 3 की शिनाख्त हो पाई है शवों की और बाकी के शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट जो किया जाएगा। इस खबर को सुनकर एकदम सिरहन सी होती है। कर्नल दानवीर, बहुत ही खौफनाक सा महसूस होता है कि ये कैसे हुआ होगा और कैसे आखिरी सांसें जो लोग थोड़ा जीवित भी बचे वो उन्होंने कैसे आखिरी सांसें ली होंगी। तो ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है और इनफैक्ट मैं तो और भी ज़्यादा आहत हूँ क्योंकि ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर जो हैं वो मेरे जानकार थे और फौज में भर्ती होने से पहले से मैं उनको जानता था। तो ये एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जिसको मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, हम समझ सकते हैं किस तरीके से कई लोगों के लिए बेहद पर्सनल लॉस और इस वक्त इस नुकसान के अंदर पूरा देश जो है वो दर्द को महसूस कर पा रहा है। हम सीधे जरा आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जो आज सुबह ही घटना स्थल वहां पहुंच गए थे और प्रणय ने आज दिन भर एक तरीके से पड़ताल करने की कोशिश की है उन चश्मदीद से बात करके जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस हादसे को होते हुए देखा है, जिन्होंने देखा है किस तरीके से उस चॉपर के अंदर सवार लोग, उनके जिस्म जल रहे थे। और ये बताते बताते तो आज एक चश्मदीद की आंखें नम भी हो गई थी जब वो प्रणय उपाध्याय से बात कर रही थी। प्रणय बेहतर तरीके से बता पाएंगे। प्रणय, बिल्कुल रोमाना, निश्चित रूप से वो जो सारे सवाल जिनके ऊपर पूरे देश की नजरें हैं, दुनिया की नजरें हैं कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है चश्मदीदों की गवाही, जैसा उन्होंने देखा। क्योंकि एक टी स्टेट है और टी स्टेट में इस चाय के बागान में ही यह हादसा हुआ है, घाटी का इलाका है और जो तस्वीरें हैं, जो जगह है क्रैश साइट, वो आपने भी तस्वीरों में देखी है। जो चश्मदीद हैं आसपास के इलाके में जो कामगार काम करने वाले रहते हैं, उनके क्वार्टर्स वहां बने हुए हैं, उनका कहना है कि हमने टी स्टेट की तरफ
आते हुए हेलीकॉप्टर को देखा और उसके बाद एक भीषण आवाज हुई जिससे यह हेलीकॉप्टर नीचे गिरा, लेकिन उससे पहले एक पेड़ से वो टकराया। ये इस तरीके से चश्मदीदों का दावा है और उनका कहना है कि जिस पेड़ से वो टकराया वो काफी ऊंचा पेड़ था, उस पूरे इलाके में वो सबसे ऊंचा पेड़ था और बेहद पुराना पेड़ था। उससे टकराने के बाद वो हेलीकॉप्टर नीचे आया है। आग उसमें टकराने के बाद ही लग चुकी थी और उसके बाद जिस जगह वो गिरा वो चूंकि नीचाई का इलाका था, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, इसलिए राहत और बचाव कार्य में भी बेहद मुश्किल आई। चूंकि टी स्टेट का इलाका है, चाय का बागान है, इसलिए वहां सीढ़ीदार जो बनावट है उसकी, वहां कोई रोड नहीं है, इसलिए फायर टेंडर जो बुलाए भी गए वो जल्दी से वहां नहीं पहुंच पाए। आग बुझाने में इसलिए भी मशक्कत हुई क्योंकि जो पेट्रोल से लगी हुई आग होती है उसे पानी से इस तरह से नहीं बुझाया जाता, उसके लिए जो अलग चीजें जिनका इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए वो वहां पर उपलब्ध नहीं थी। आसपास से पानी लाकर उसे बुझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन इन तमाम चीजों में बहुत कीमती वक्त जाया हुआ रोमाना। और ऐसा लगता है कि उस घटना की जो बयान कर रहे हैं आसपास से लोग, उनका कहना है कि हम अब भी आंख बंद करते हैं तो वो मंजर सामने आता है जिस तरीके का नजारा हमने देखा कि करीब 30 फुट तक ऊंची आग की लपटें उठ रही हैं, धू धू करके आसपास के पूरे पेड़ जल रहे हैं और लोग तड़पते हुए जो है हमने उन लोगों को देखा है और बहुत असहाय सी स्थिति महसूस की कि हम उन्हें चाह के भी बचा नहीं पाए। हम जो कोशिश करना चाहते थे वो कोशिशें भी कामयाब नहीं हो पाई। तो निश्चित रूप से उनके बयानों में भी एक जो दर्द, एक असहाय, एक लाचारी जो महसूस होती है, लगभग वैसी ही लाचारी इस समय देश के सामने भी महसूस हो रही है कि एक इतने बड़े सैन्य अधिकारी, एक वीआईपी फ्लाइट इस तरीके से क्रैश हो जाती है, तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद इस तरीके का हादसा पेश हो जाता है और वो भी ऐसी जगह पे जो कहा जा सकता है कि एक बहुत ही रूटीन फ्लाइट का इलाका है। सुलूर के एयरबेस से विलिंगटन के जो स्टाफ कॉलेज है वहां लगभग हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई फ्लाइट इस तरीके की होती है क्योंकि स्टाफ कॉलेज में बहुत सारे लोग लेक्चर देने के लिए आते हैं, कई वीवीआईपी वहां पर आते हैं और इस तरीके की सॉर्टीज उस इलाके में लगातार होती हैं। लेकिन एक चीज जो लोग बता रहे हैं रोमाना कि ये फ्लाइट अपने रास्ते से कुछ भटकी हुई नजर आ रही थी क्योंकि जिस इलाके में क्रैश हुआ है उस जगह पे फ्लाई नहीं करते हैं चॉपर्स, यानी उसका जो कर्वेचर था, कहा जाए उसका जो पाथ था वो पहले डेविएट हो चुका था और यही वजह थी कि वो पेड़ से टकराया है। ये तमाम बातें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होंगी, कोलैबोरेट होंगी। ये बेहद महत्वपूर्ण बात की कहानी, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है जो चश्मदीदों की कहानी आप यहां अपनी जुबानी एबीपी न्यूज के सामने रख रहे हैं। और जो बात अभी आपने कही कि साहब चश्मदीद बता रहे हैं 30-30 फुट ऊंची लपटें थी जिस वक्त वो आग का गोला बना हुआ MI-17 V5 विमान जल रहा था। 30 फुट ऊंची आग की लपटें, आप अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब करीब 2-3 मंजिला इमारत, कुछ इस तरीके से आप अंदाजा लगाइए उन आग की लपटों का। मुझे लगता है हमें सीधे मेजर जनरल के सिन्हा के पास चलना चाहिए। सिन्हा सर, जो चश्मदीदों के हवाले से यहां पर बात रख रहे थे प्रणय उपाध्याय, हमको जरा सा समझना होगा, आज रक्षा मंत्री ने संसद में जिस तरीके से बात रखी कि 12:15 बजे लैंड कर जाना था, 12:08 पर ATC से संपर्क टूटा, मतलब लैंड करने के लिए उस वक्त फ्लाइंग जो हाइट रही होगी वो भी काफी नीचे रही होगी और चश्मदीद ये बता रहे हैं कि पेड़ से टकराया, आग लगी और जमीन पर आग का गोला। देखिए रोमाना, जो चीजें हैं आपके रिपोर्टर्स ग्राउंड पे हैं और वो देख रहे हैं। थोड़ा सा मुझे क्योंकि मैं वहां रहा हूं, उस जगह के बारे में थोड़ी सी वाकियत है और खास करके हेलीपैड के ऊपर ही रहता था जहां मेरा आवास था, तो वो चीज दिखती थी। और ये जो जैसा बता रहे हैं सही है, ये रेगुलर फ्लाइट आती है, रेगुलर फ्लाइट, एंड खास करके Mi-17 से ही, क्योंकि बहुत ज्यादा VIPs आते हैं। मैं डायरेक्टर स्टाफ जब रहा हूं तो 3 साल में सारा कोऑर्डिनेशन ये जो VIP की मूवमेंट इसकी लेक्चर की वो करनी पड़ती थी, क्यों मैं डीएस स्क्वाड भी रहा हूं लंबे समय तक। तो देखिए ये एक रूटीन है और इस तरह के हादसा वहां नहीं हुए हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं, वहां पर कभी कभी आपके हेलीकॉप्टर्स के द्वारा फिक्स विंग तो नहीं आती है, एयर शो भी किया जाता रहा है। जब भी वहां पर देखिए, वहां पर मद्रास रेजिमेंट सेंटर है, वहां पर डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है, तो ये चीजें हैं। तो ऐसा नहीं कि पहली बार कोई आ रहा है और पहली बार कोई लैंड कर रहा है। मेजर जनरल के सिन्हा, जब आप इस तरीके से बात रखते हैं तो फिर आप वो जो साजिश वाला एंगल है उसको और मजबूती देते हैं सर। लगातार आपके बयानों से वो एंगल और मजबूत होता हो। जी जी जी, जल्दी से सर। जी
देखिए 2020 में, और इसको प्लीज मत मानिए कि मैं कोई रेट्रिक बता रहा हूं या कोई चीज खड़ा कर रहा हूं, इसको कि नकारिए मत। 2020 में ताइवान के चीफ 2020, और अभी हम लोग 21 में, और 4 जनरल और 17 लोग ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और इसी तरह के इलाके, पहाड़ी इलाके में वो मारे गए। उनका भी यही इस तरह का फेलियर रहा है। और ताइवान, इंडिया, और मैं आपको किस तरह इशारा कर रहा हूं जी, इन चीजों को ठीक है सर, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है हमें फिर भी जरा बचना चाहिए, हमें फिर भी जरा संभलना चाहिए, और हमें उस इंक्वायरी कमेटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर लेना चाहिए। और इस वक्त देखिए आप घड़ी में समय 6:40, मतलब सिर्फ 1 घंटे का इंतजार और सीडीएस जनरल बिपिन रावत तिरंगे में लिपट कर पहुंचने वाले हैं दिल्ली। जी हां, 7:40 पर पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मिसेस मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर लीडर, ये 3 शवों की शिनाख्त तो हो गई है, लेकिन कुल 13 मृतक, उनमें से बाकी के जो शव हैं उनकी शिनाख्त के लिए अभी डीएनए टेस्ट होगा। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं पालम एयरपोर्ट। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। वरुण, 1 घंटे का इंतजार और तैयारियां मुकम्मल? देखिए बिल्कुल, मैं पालम टेक्निकल एरिया के बाहर ही मौजूद हूं, जहां पर करीब 1 घंटे बाद यानी कि 7:40 पर जो स्पेशल एयरक्राफ्ट है वो दिवंगतों के जो पार्थिव शरीर है उनको लेकर यहां पर पहुंचेगा। अगर आप तैयारियों की बात करें तो इलाके को फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया गया है, यहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है जब वीआईपी मूवमेंट यहां पर शुरू होगी, क्योंकि नेवी, आर्मी और एयर स्टाफ के जो चीफ है वो यहां पर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री पहुंचेंगे। तो अभी फिलहाल जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो टेक्निकल एरिया के बाहर से सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है, क्योंकि करीब 8:30 बजे का वो समय है जब जो श्रद्धांजलि है वो देना शुरू किया जाएगा। एयर स्टाफ के चीफ होंगे, नेवी के, आर्मी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, सभी यहां पर पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी है और बस इंतजार है कि कब वो स्पेशल एयरक्राफ्ट है वो पार्थिव शरीर को लेकर यहां पर पहुंचेगा। जी बिल्कुल, इंतजार हो रहा है, नम आंखों से हो रहा है, गमगीन दिल इंतजार में है। लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं कि जनरल कहीं जाते नहीं हैं, जनरल कभी जाते नहीं हैं, जनरल अपनी सीख में जिंदा रहते हैं, जनरल अपनी दिखाई दिशा में जिंदा रहते हैं। मुझे लगता है जरा ये जिस तरीके से सवाल इस क्रैश को लेकर उठ रहे हैं, और इस वक्त बड़ी खबर, आपको बड़ी खबर बता देते हैं, इस वक्त बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। और तस्वीरें किस तरीके से नम आंखों से देश श्रद्धांजलि दे रहा है जनरल बहादुर को। ये पहली बार ऐसा हादसा, ये पहली बार ऐसा गम जो देश पर टूटा है जब देश का सिटिंग जनरल हादसे का शिकार हुआ, और वो भी एक ऐसा जनरल जिसने 4 दशक से ज्यादा तक भारत मां की सेवा की। 1978 यही दिसंबर का महीना था जब 1978 में सेना में अधिकारी बने थे जनरल बिपिन रावत, और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं, लगातार भारत मां की सेवा करते रहे। एक सुधारक जनरल के तौर पर हमेशा जनरल बिपिन रावत याद रहेंगे। नए सैनिकों को मंत्र यही देते थे, नाम, नमक, निशान, इज्जत और वफादारी, और उसी को निभाते निभाते अलविदा कह गए जनरल। ये देहरादून की तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड से आते थे जनरल बिपिन रावत, और वहां उनके प्रदेश में ये गम का माहौल देखिए जरा किस अंदाज में वहां याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। कर्नल दानवीर लगातार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। सर, मैं दोबारा से लौटना चाहूंगी वो सवाल जो इस वक्त बड़ा सवाल है, हादसा या साजिश। लेकिन इस सब के बीच एक थियरी जो सामने बढ़ाई जा रही है वो ये कि साहब ये MI-17 V5 ये तो बेजोड़ तकनीक वाला जहाज है ना, इसको तो ऑल वेदर मशीन माना जाता है, इसमें तो नाइट विजन होता है, फिर ये मौसम के फेर में कैसे आ गया, फिर इस विमान को मौसम ने चकमा कैसे दे दिया? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है। इसके जो एवियोनिक्स हैं, स्पेशली जो लैंडिंग रिलेटेड एवियोनिक्स हैं, वो वर्ल्ड के टॉप क्लास हैं। इसके अंदर वेदर रडार है जो कि वेदर को भी मैप कर सकता है, और साथ के साथ उसके अंदर डुअल मोड रडार है, ये ग्राउंड मैपिंग मोड में भी चले जाता है। लेकिन यहाँ पर ये फ़र्क है कि अगर इस रडार का इस्तेमाल फॉगी टाइम में और ऐसे इलाके में किया जाए जहाँ पर काफ़ी जंगल हों,
छोटी पहाड़ियाँ हों और रिज लाइंस इतनी क्लियरली डिफाइंड ना हो, तो वहाँ पर इसका जो आउटपुट है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एवियोनिक जो आपका जो टूल है वो 100% काम नहीं करता। लेकिन यही चीज़ अगर हिमालय के अंदर होती तो वहाँ पर बिल्कुल शार्प एजेस, रिज लाइंस होती हैं और क्लियरली डिफाइंड टेरेन होता है, तो वो बड़ी आसानी से उसको पिक कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि आपके रिपोर्टर प्रणय बता रहे थे कि वहाँ पर लोगों ने कहा कि ये किसी और फ्लाइट पाथ और किसी और अप्रोच से डेविएट हो गया था अपने पाथ से। तो अमूमन इस दिशा में चॉपर उड़ते हुए नजर नहीं आते, जहां चश्मदीदों ने इसको उड़ते हुए देखा। बिल्कुल, तो वो एक अप्रोच है हेलीपैड की, एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। उस अप्रोच पर ना जाते हुए इस हेलीकॉप्टर को किसी और अप्रोच पर से आते हुए देखा गया, जिसके अंदर ये ऊंचे पेड़ से टकरा गया। दैट इंप्लाइज कि पायलट को वो ऊंचा पेड़ नहीं दिखा। अगर दिखता तो उसमें क्यों घुसता, और वो क्यों नहीं दिखा? वो बैड वेदर की वजह से नहीं दिखा, क्योंकि आपका एक वीडियो जो आप दिखा रहे हैं जिसके अंदर बादल और धुंध है और वो हेलीकॉप्टर एक तरफ से आ रहा है और गायब हो जा रहा है। तो अगर उसको देखते हैं और उसके बेसिस पे अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वो क्लियरली जाहिर है कि ये बैड वेदर रिलेटेड एक एरर हुआ है, जिसकी वजह से बिल्कुल आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे वो हमने दिखा दिया, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं इसकी सत्यता की, क्योंकि ये एक पर्यटक का बनाया हुआ वीडियो है। मैं फिलहाल सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलती हूँ लखनऊ अजय दुबे के पास, क्योंकि वहां अपने जनरल बहादुर को लोग किस तरीके से याद कर रहे हैं ये अजय बेहतर बता पाएंगे। अजय, निश्चित ही जो यादें हैं, शौर्यता की कहानी है, जो पूरा घटनाक्रम घटा है, आंखें नम है, पर जो उनके किरदार की बातें हैं वो शौर्यता की बातें लेकर आती हैं। और इन तस्वीरों को देखिए, हाथ में कैंडल, और रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता याद पड़ती है जिसमें कहा गया है कि जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिन पे चिंगारी, और जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर किए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसी भाव के संग यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। मैं बार बार जब चर्चाएं आपसे कर रहा हूं तो आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या पूरी कहानियां थी, कैसे आप लोग उनको देखते थे, युवा कनेक्ट करता था उनकी शौर्यता की कहानियों से, क्या कुछ जिक्र इस समय चल रहा है? देखिए, सबसे प्रथम तो मैं श्री जनरल विपिन रावत जी को मैं सल्यूट करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए जनरल विपिन रावत जी हमारे बीच से गए नहीं है, वो हमारे एक आइकन है, और हम सभी जितने युवा हैं, और आप समझिए कि हमारे देश के एक गौरव है वो, और हमारा पूरा देश आज गौरव कर रहा है इस बात को लेके, क्योंकि उनके जो कार्य हैं, उनकी जिस तरह की कार्य पद्धति है, हम सभी के वो आइकन है और हमेशा रहेंगे। आज नहीं, ये जब तक देश रहेगा उनकी गाथाएं, विजय गाथाएं हमेशा ही यूं ही गाती रहेंगे, करती रहेंगी गाथाओं को। आप कैसे देख रहे हैं? जोश लोगों में है, ये घटनाक्रम घटा है, मन में क्या ख्याल है इस पूरे? उनका अचानक चले जाना है बहुत देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और इस क्षति को हम किसी तरीके से हम भरपाई की नहीं किया सकते हैं। सीडीएस की हम नए सीडीएस को हम बना सकते हैं, लेकिन जो विपिन रावत का जो उनका कार्य था, जो उनका अनुभव था, उसको हम जो है पूरा नहीं कर सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अनेक देशों से श्रद्धांजलि संदेश आ रहे हैं उनके लिए, मतलब उन्होंने कितने कार्य किए हैं कि आज उनको देश को उनकी बड़ाइयाँ उनको याद किया जा रहा है। आप कोई कविता भी सुना रहे थे मुझे, क्या कविता थी, क्या इसको लेकर लिखा? सर, मैं जनरल बिपिन रावत के ऊपर एक बहुत ही अपने दिल से कही हुई एक कविता सुनाने वाला हूँ कि जल गया विमान और सब सवार तन चले, छोड़कर हमें सपूत सीडीएस विपिन रावत चले, नत हुई ध्वजा झुका है माथ आज राष्ट्र का, आज फिर एक साथ भारत के कई योगी रतन जले। मैं एक बार भारतीय मैं लौटूंगी आपके पास। तो गमगीन देश नमाखों से इंतजार कर रहा है। पार्थिव शरीर ठीक 7:40 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, फौरन लौट रहे हैं। रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।